हम लोग यहाँ पर देखते हैं एक बॉल रिबाउंड केस है, तो एक्चुअल में इसमें एक नहीं बल्कि दो केस हैं। तो एक इसमें 1 डायमेंशन का है और एक 2 डायमेंशन का केस है। तो हम लोग को ये दोनों केस यहाँ पर देखने हैं। तो जो 1 डायमेंशन है इससे भी क्वेश्चन दिए जा चुके हैं, और जो 2 डायमेंशन वाला है उससे भी क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे जा चुके हैं। तो हम लोग दोनों केस यहाँ पर देखेंगे, दोनों ही बॉल रिबाउंड के केस हैं। तो इसमें जैसे ये दिखाया गया है डायग्राम, तो ये एक्चुअल में एक ही जगह पर ये हो रहा है, लेकिन इसको अलग अलग ऐसे करके दिखा दिया गया है। जैसे आप देखें यहाँ पर कि मान लेते हैं कोई बॉल यहाँ पर है, तो उसको अगर हमने यहाँ पर इस तरीके से ऊपर से ड्रॉप कर दिया u = 0 से, तो यहाँ पर आएगी और इसके बाद फिर ये ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी। तो इस तरीके से ये बार बार अप एंड डाउन इसका मोशन होता रहेगा। कुछ बुक्स में जैसे कुछ जगह पर ऐसे दिखा दिया जाता है, ऐसे ऐसे करके दिखा देते हैं, तो ये गलत तरीका है दिखाने का। कोई इसका पैराबोलिक पाथ नहीं बन जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होने लगेगा। तो ऐसे ही दिखाना ये चीज सही नहीं है। तो यहाँ पर एक्चुअल में ये स्ट्रेट लाइन मोशन की कंडीशन रहेगी और एक ही जगह पर यहाँ पर होगा मोशन, मतलब यहीं पर होता रहेगा। लेकिन अगर हम इसी में दिखा दें कि अगली सेकेंड टाइम जो बॉल है वो यहाँ तक गई, फिर ये नीचे गिरेगी, फिर अगली बार बॉल यहाँ पर गई, फिर नीचे जाएगी, फिर यहाँ पर, तो ऐसे अगर दिखा देंगे तो समझने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए क्या किया गया कि इसे अलग अलग दिखाया गया कि बॉल यहाँ से फेंके, जब यहाँ से ड्रॉप करेंगे आप और यहाँ पर गिरेगी, तो जब रिबाउंड करके जाएगी ऊपर और फिर नीचे आएगी, तो उसको आगे दिखाया गया यहाँ पर। इसके बाद फिर वो आगे जाएगी यहाँ पर, अगली बार जब ये अप एंड डाउन मोशन होगा तो रिबाउंड करके जाएगी, ये ऊपर गई, ऊपर से नीचे आई। तो इस तरीके से उसको अलग अलग दिखा दिया गया यहाँ पर, अलग अलग हाइट में। तो यही यहाँ पर डायग्राम में शो कर दिया गया है कि पहली बार u = 0 से आपने ड्रॉप किया, बॉल यहाँ गिरी, हमें पता है कि अगर ये हाइट h है तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, √2gh। इसके बाद यहाँ पर ये रिबाउंड होगी, तो रिबाउंड होकर इसकी वेलोसिटी हो गई v1। जैसे अगर हम इन इलास्टिक कोलिजन मानेंगे, इन इलास्टिक जिसको हम पार्शियली इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं, जहां पर ई हम लोग लेते हैं, तो फिर वहां पर एनर्जी में लॉस होता है। इन इलास्टिक कोलिजन में बताया गया ना, फाइनल काइनेटिक एनर्जी लेस देन इनिशियल। तो जब यहाँ कोलिजन होगा तो इसकी एनर्जी में कुछ लॉस हो जाएगा, तो ये ऊपर जाएगी बॉल, ऊपर से फिर नीचे आएगी, फिर लॉस होगा, फिर अप मूव करेगी, फिर नीचे की तरफ आएगी, तो ऐसे ये मूव करती हुई चली जाएगी। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखें, फर्स्ट रिबाउंड, सेकेंड रिबाउंड, थर्ड रिबाउंड ऐसे होता चला जाएगा। तो ये nth रिबाउंड यहाँ पर दिखाया गया, मतलब जनरल फॉर्म में हम इसको दिखा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जनरल फॉर्म में यहाँ पर हम चीजों को अगर निकाल लें, जैसे हम vn की वैल्यू निकाल लें, तो आपसे अगर पूछा जाए बताइए फिफ्थ रिबाउंड पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो बस n की जगह 5 रख देना। अगर उसने कह दिया फिफ्थ रिबाउंड पर वो कितना ऊपर उठेगा, तो n की जगह 5 रख दो, तो आपको h5 की वैल्यू मिल जाएगी। h2 निकालना हो, h1 निकालना हो, बस n की वैल्यू रखते जाएंगे और सॉल्व होता जाएगा। ठीक है, तो इसमें कई चीजें हैं, इसीलिए इसको केस में डाला गया, और इसमें से कुछ चीजें हम डराइव करके दिखाएंगे और कुछ हम डायरेक्ट आपको बता देंगे कि इसका ये फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लेना, क्योंकि कुछ चीजों का डेरिवेशन काफी बड़ा होता है। हम बता देंगे कैसे होता है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट उसके फॉर्मूले पर चले जाएंगे। ठीक है, तो हमें यहीं पर निकालना है ये Vn और Hn की वैल्यू। A ball is dropped from a height h on a floor if E is the coefficient of restitution, then अगर E coefficient of restitution है तो हमें यहाँ पर निकालना है क्या, सबसे पहले velocity after the nth rebound, nth rebound के बाद velocity। तो अब आपको याद क्या करना है, जैसे आप याद करो कि आपको एक केस कराया गया पीछे कि एक स्मॉल बॉल है और वो जाकर एक बहुत बड़ी बॉडी से कोलाइड करती है। तो जब ये कोलाइड करती है तो अगर इसकी स्पीड यहाँ पर v है, तो ये रिबाउंड करती है, तब इसकी स्पीड क्या हो जाती है, e टाइम्स v। ठीक है, स्पीड, वेलोसिटी कहेंगे तो माइनस लगा देंगे, तो हम लोग मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो e टाइम, बाकी माइनस साइन ये शो करता है कि वो रिबाउंड कर गए। तो v स्पीड से कोलाइड की तो e टाइम्स v स्पीड से ये रिबाउंड कर जाएगी। ठीक, ये हम लोग पहले से जानते हैं। तो अगर आप इस केस में देखो, तो इस केस में भी तो यही हो रहा है कि बॉल जो आ रही तो वो अर्थ पर कोलाइड कर रही है, कोई भी फ्लोर है उस पर कोलाइड कर रही, तो एक तरह से नीचे वाली बॉडी बहुत हैवी बॉडी है, तो उससे जब ये कोलाइड करेगी आकर बॉल, जैसे आप यहाँ पर अगर एक बॉल को ड्रॉप करें तो जब वो अर्थ पर जाकर कोलाइड करेगी, तो जब रिबाउंड करेगी तो उसकी स्पीड इनिशियल की e टाइम्स हो जाएगी। यानी कि अगर v1 लिखें तो क्या होगा, यहां पर रिबाउंड करेगी तो इससे पहले स्पीड क्या है, v0, और यहां पर v1, तो आप जब इसको रिबाउंड की स्पीड देखेंगे v1 तो क्या होगा, e टाइम्स v0 हो जाएगा ना। तो यहां पर वेलोसिटी आफ्टर द nth रिबाउंड क्या हो जाएगा, v1 इज इक्वल टू
जैसे फर्स्ट रिबाउंड, वेलोसिटी आफ्टर फर्स्ट रिबाउंड, ऐसे लिख देते हैं यहाँ पर। V1 इज इक्वल टू E टाइम्स V नॉट, ठीक है। V1 क्या हो जाएगा, E टाइम्स V नॉट के बराबर हो जाएगा। और ऐसे ही फिर आफ्टर सेकेंड रिबाउंड, अगर आप आफ्टर सेकेंड रिबाउंड देखें तो आप देखो ये V1 से ऐसे जाएगी ऊपर, तो जब यहां पर ये आएगी वापस, तब अगेन इसकी स्पीड V1 ही तो रहेगी, क्योंकि ये तो हम मोशन अंडर ग्रेविटी से ही जानते हैं कि जिस स्पीड से जाएगी उसी स्पीड से कोलाइड करेगी। तो जस्ट कोलिजन से पहले, ये सेकेंड रिबाउंड है, तो सेकेंड रिबाउंड के बाद जो यहाँ पर होगी वेलोसिटी, वो V1 यहाँ पर टकराएगी और V2 से रिबाउंड करेगी, तो V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E टाइम्स V1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, V2 इज इक्वल टू E टाइम्स V1, और V1 की जगह पर हम वैल्यू डाल दें तो E टाइम्स E इंटू V नॉट, ठीक है। दैट मीन्स यहां पर हो जाएगा E स्क्वायर इंटू V नॉट। तो आप यहां पर दो से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जब आप यहां पर देख रहे हैं तो यहां पर 1 है, ठीक है, मतलब फर्स्ट रिबाउंड पर 1, सेकेंड रिबाउंड पर यहां पर 2, तो ऐसे थर्ड पर 3 हो जाएगा, फोर्थ पर 4 हो जाएगा, तो n पर n यहां पर हो जाएगा। तो मतलब अगर आपको यहां पर वेलोसिटी देखना है आफ्टर nth रिबाउंड, तो हम लिख सकते हैं सिमिलरली आफ्टर nth रिबाउंड Vn is equal to e to the power n into V naught. Vn is equal to e to the power n into V naught. नोट कर लेंगे, नोट कर लिया आपने। नेक्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे द हाइट टू विच द बॉल राइजेज आफ्टर द nth रिबाउंड, ठीक है। तो यहां पर ये क्लियर हो गया कि Vn की वैल्यू आ गई। अब आप सोचो यहां पर कि जैसे हम लोग पीछे मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ चुके हैं कि अगर हम किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंकें u स्पीड से, तो ये कितना ऊपर जाएगी, h मैक्स की वैल्यू क्या होती है, u स्क्वायर अपॉन 2g, ये h मैक्स होता है। तो आप यहां पर देखो कि अगर आप यहां पर ये Vn फाइंड आउट कर चुके हैं, तो आप Hn भी तो निकाल लेंगे कि भाई अगर आपसे कहा जाए कि Vn स्पीड से किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया तो कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगी, Vn स्क्वायर अपॉन 2g, u स्क्वायर अपॉन 2g होता है तो Vn स्क्वायर अपॉन 2g लिख देंगे। तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, द हाइट टू विच द बॉल राइजेज आफ्टर द nth रिबाउंड, Hn इज इक्वल टू Vn स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, u स्क्वायर अपॉन 2g, और Vn की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं कितना, e टू द पावर n इंटू V नॉट। तो यहां पर लिखेंगे e टू द पावर n इंटू V नॉट टू द होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 2g, ठीक है। तो आप यहां पर इसे लिख सकते हैं e टू द पावर 2n इंटू V नॉट स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 2g। अब आप इसे क्या लिख सकते हैं, Hn इज इक्वल टू V नॉट स्क्वायर अपॉन 2g की अगर हम बात करें तो उसे हम लिख सकते हैं कैपिटल H। V नॉट यहां पर देखो क्या है, √2gh है ना, तो अगर हम यहां से h की बात करें तो हम लोग लिखेंगे V नॉट स्क्वायर अपॉन 2g, यही तो लिखेंगे ना, अभी हम इधर लिख दे रहे हैं। Hn इज इक्वल टू यहां पर क्या हो जाएगा, e टू द पावर 2 नॉट और इनटू यहां पर हो जाएगा h। और ये कैसे हुआ ये हम यहां पर आपको लिख देते हैं, सिंस h V नॉट जो है वो कितना है, √2gh के बराबर। तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि जो V नॉट स्क्वायर बाई 2g हो जाएगा, जैसे आप यहां पर स्क्वायर करो, ठीक है, तो ये हो जाएगा V नॉट स्क्वायर और 2g को नीचे ले आओ डिवाइडेड बाई 2g एंड दिस इज इक्वल टू h, ठीक है। तो V नॉट स्क्वायर अपॉन 2g की वैल्यू h के बराबर हो जाएगी। तो Hn इज इक्वल टू e टू द पावर 2n इंटू h। V नॉट स्क्वायर अपॉन 2g की जगह पर हमने क्या लिख दिया, कैपिटल H। नोट कर लिया आपने।
तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो है, अब नेक्स्ट जो तीसरा पार्ट है वो है चेंज इन मोमेंटम का। तो अगर आप चेंज इन मोमेंटम आपसे पूछा जाए कि जैसे यहाँ पर देखते हैं डायग्राम में कि जब यहाँ पर ये कोलाइड करेगा तो उसके बाद ये रिबाउंड करेगा। तो कोलाइड करने के बाद जब ये रिबाउंड कर रहा है तो इसकी पहले की जो स्पीड है यहाँ पर, मतलब पहले की वेलोसिटी वो डाउनवर्ड है। तो यहाँ पर देखो साइन भी लिख दिया गया, अपवर्ड प्लस और डाउनवर्ड माइनस, क्योंकि जब हम मोमेंटम की बात करते हैं तो मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें उसकी डायरेक्शन भी ध्यान रखनी होगी। तो यहाँ पर डाउनवर्ड है तो मास इनटू वेलोसिटी ये इसका इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा, और यहाँ पर अपवर्ड वेलोसिटी है तो मास इनटू वेलोसिटी फाइनल मोमेंटम हो जाएगा। तो ड्यूरिंग फर्स्ट कोलिजन, मतलब ये पहला कोलिजन हुआ ना, ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम ड्यूरिंग फर्स्ट कोलिजन, मतलब पहले कोलिजन के दौरान, यहां से आई यहां पर पहला कोलिजन हुआ और इसके बाद ये रिबाउंड, तो ये जस्ट बिफोर कोलिजन है और ये जस्ट, क्योंकि ये बॉल यहीं पर है, ये यहां नहीं गई है, वो तो हमने दिखा रखा है ना अलग अलग डायग्राम समझने के लिए। तो यहां पर आई तो जस्ट कोलिजन से पहले इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड होगी और जैसे ही कोलिजन होगा इसकी वेलोसिटी अपवर्ड हो जाएगी। तो जस्ट आफ्टर कोलिजन mv1 और जस्ट बिफोर कोलिजन mv0। तो mv0 किधर होगा? माइनस में, और mv1 किधर होगा? प्लस में। तो हम चेंज इन मोमेंटम यहां से निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहां पर देखेंगे, पहले देख लो यहां पर कि चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे चेंज इन मोमेंटम ड्यूरिंग फर्स्ट कोलिजन, ड्यूरिंग फर्स्ट कोलिजन। तो जो डेल्टा P है यहां पर ड्यूरिंग फर्स्ट कोलिजन, तो यहां पर जो डेल्टा P है वो क्या हो जाएगा? डेल्टा P1, तो ये हो जाएगा P फाइनल माइनस P इनिशियल, P फाइनल माइनस P इनिशियल। तो फाइनल हमने क्या लिया यहाँ पर? फाइनल लिया है, यहाँ पर आगे लिख देते हैं। फाइनल हम लोगों ने क्या लिया? यहाँ पर देखो आप डायग्राम में क्या हो जाएगा? mv1 प्लस में, और इनिशियल क्या है? mv0 माइनस में। तो यहाँ पर लिखेंगे mv1 प्लस में और माइनस, माइनस माइनस mv0, ठीक है, ये माइनस में हो जाएगा। तो आप यहां पर देखो जो डेल्टा P1 की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? अगर हम इसमें से m कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा v1 प्लस v0, ठीक है, ये डेल्टा P1 आ जाएगा। ऐसे ही चेंज इन मोमेंटम ड्यूरिंग सेकेंड कोलिजन, ऐसे पूरा ऐसे बस लिख देते हैं, चेंज इन मोमेंटम ड्यूरिंग सेकेंड कोलिजन, ठीक है। तो डेल्टा P2 क्या हो जाएगा? अगेन वही लिखेंगे, P फाइनल माइनस P इनिशियल दैट इज इक्वल टू, अब फाइनल अगर हम सेकेंड कोलिजन के दौरान देखें तो आप जरा देखो यहाँ पर सेकेंड कोलिजन में यहां से बॉल चलेगी, ठीक है, मतलब ये पहले कोलिजन में यहां पर रिबाउंड हुई, अब ये यहां पर चलेगी तो दोबारा यहां पर कोलाइड करेगी ना। जैसे आप उसको प्रैक्टिकली अपने आप सोच लो, उसमें कोई रटने की बात है नहीं। यहां से फेंका हमने, ड्रॉप किया, पहली बार कोलाइड की, फिर रिबाउंड कर गई, अब ये ऊपर जाएगी, फिर सेकेंड टाइम यहां आएगी, कोलाइड करेगी, तो यहां पर कोलाइड करेगी और ये रिबाउंड करेगी। तो ये कोलिजन से पहले और ये कोलिजन के बाद। तो आप देखो क्या हो जाएगा? फाइनल mv2 और इनिशियल mv1। तो यहां पर फाइनल हो जाएगा mv2 और इनिशियल हो जाएगा माइनस mv1। तो आप यहां माइनस माइनस ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? डेल्टा P2 इज इक्वल टू आ जाएगा mv2 प्लस v1, mv2 प्लस v1। तो आप यहां पर जैसे पहले कोलिजन में देखा, दूसरे कोलिजन में देखा, तो अब इसी से हम निकाल सकते हैं सिमिलरली डेल्टा Pn। डेल्टा Pn तो आप समझ ही जाएंगे क्या हो जाएगा? nth कोलिजन के दौरान जो मोमेंटम में चेंज होगा डेल्टा Pn। ये जो बता रहे हैं इस चीज के प्रोसीजर को भी ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये यहाँ भी यूज होगा, आगे वाले को केस में भी यूज हो जाएगा, और कई क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जिसमें ये चीज आ जाती है, इंपल्स में ये आ जाता है। तो हम लोग ध्यान रखें कि कैसे हमने आपको बताया है चेंज इन मोमेंटम निकालने को।
फाइनल माइनस इनिशियल, लेकिन साइन को दिमाग में रखते हुए, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चंस में भी देखेंगे इसका यूज आएगा। तो डेल्टा पी एन, तो आप यहाँ पर m तो लिख देंगे। अब ब्रैकेट में देखो क्या लिखना है। जब यहाँ 1 है, ठीक है, तो आप देखो जब यहाँ 1 है तो यहाँ 1 है और यहाँ 0 है, तो 0 को हम 1 माइनस 1 कह सकते हैं, 1 माइनस 1। फिर आप देखो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ 2 है और यहाँ 2 माइनस 1 है, यानी कि यहाँ 1 है तो 1 माइनस 1, यहाँ 2 है तो 2 माइनस 1, और यहाँ 2 रहेगा, यहाँ 2 माइनस 1, ऐसे 3 होगा तो 3 माइनस 1, यहाँ 3 आएगा तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 4 आएगा तो यहाँ 3 आएगा। मतलब जितना यहाँ आएगा उसका एक कम करना है यहाँ पर लिखने के लिए, जो यहाँ आ रहा है उसमें एक कम कर दो आप। तो आप यहाँ पर डेल्टा पी एन क्या लिखेंगे, m। तो यहाँ पर अगर आपने लिखा vn, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, vn माइनस 1। ये चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा ड्यूरिंग nth कोलिजन। नोट कर लिया। अब देखो जरा यहाँ पर जितने भी चेंज इन मोमेंटम आ रहे हैं वो सब प्लस में आ रहे हैं, ये भी प्लस में आ रहा है, ये भी प्लस में आ रहा है। जनरल फॉर्म से ही देख लो, सारे प्लस में ही आएंगे। इसका मतलब जो भी चेंज इन मोमेंटम हो रहा है हर एक कोलिजन में वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। प्लस का मतलब क्या है कि चेंज इन मोमेंटम की जो डायरेक्शन हो रही है वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो रही। तो अगर अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर हो रहा है मोमेंटम में चेंज, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारे जब एक डायरेक्शन में, तो आपसे टोटल चेंज पूछा जा सकता है कि टोटल चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन है, ठीक है। जैसे अगर उसने कह दिया बिफोर स्टॉप रिबाउंडिंग, मतलब रिबाउंडिंग स्टॉप होने से पहले, मतलब जस्ट पहले तक कितना टोटल चेंज इन मोमेंटम हुआ। टोटल चेंज इन मोमेंटम before the ball stop rebounding। डेल्टा पी इज इक्वल टू, अब ये जो है इसका फॉर्मूला हम लोग डायरेक्टली लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या है कि जैसे अगर हम इसकी बात करेंगे यहाँ पर, तो थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन हो जाता है कॉम्प्लिकेटेड। तो वो कैलकुलेशन कैसे होगा वो ऐसे हम रफली बता दे रहे हैं, उसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सब कर नहीं पाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर जैसे डेल्टा पी लिखेंगे, तो डेल्टा पी कैसे लिखना रहेगा, यहाँ पर जितने भी हैं यहाँ पर, जैसे पहले रिबाउंडिंग में डेल्टा P1 हुआ, फिर बाद में दूसरे कोलिजन में डेल्टा P2 हुआ, डेल्टा P3 हुआ, तो सारे जो चेंज इन मोमेंटम है उनको आपको ऐड करना है, डेल्टा P1, डेल्टा P2, डेल्टा P3 एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे आप ऐड करेंगे। और जब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हर बार थोड़ी थोड़ी एनर्जी लॉस होगी और वहां पर धीरे धीरे उसकी हाइट कम होती जाएगी, तो यहाँ पर हम लोग मानेंगे इसे कितनी देर तक ये करेगा, यहाँ पर इसी तरह से अप एंड डाउन मोशन, तो उसे हम लोग जनरली मान लेते हैं इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट का मतलब बहुत लॉन्ग टाइम तक वो ऐसा करता रहेगा, तो हम लोग उसे एज ए इनफाइनाइट ले लेंगे। फिर आप यहाँ डेल्टा P1, डेल्टा P2, डेल्टा P3 जो अभी हमने पीछे निकाला ना, यहाँ पर जो डेल्टा P1, डेल्टा P2 निकाला, ये सब आपको वहां पर रखना है, ये रखना है, ये रखना है एंड सो ऑन, जितने भी हैं। तो ऐसे हम वहां रखेंगे और उसे हमें ऐड करना है अप टू इनफाइनाइट तक। तो अप टू इनफाइनाइट तक ऐड ऐसे नहीं कर पाएंगे, फिर आपको V1, V2, V3 जो आएंगे उनकी वैल्यूज रखनी पड़ेंगी। तो वो सारी वैल्यूज रखने के बाद जब आप फाइनली देखेंगे तो यहाँ पर बनेगी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब यहाँ पर आपको जीपी नजर आएगी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन याद है ना, मैथमेटिक्स में आपको पढ़ा चुके हैं। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनेगा, उस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम भी हमें पता है, a/1 - r। जब आप उसे ऐड करके निकालेंगे तो आपको एक फाइनल फार्मूला मिलेगा, वो फार्मूला ही यहाँ पर हम सीधे सीधे आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो वो ये सब लिखने की जरूरत नहीं, वो फार्मूला यहाँ पर एक्चुअल में क्या होगा, डेल्टा P इज इक्वल टू 1 + E डिवाइडेड बाई 1 - E, ठीक है। और यहां पर आ जाएगा m × V0। ये फाइनल फार्मूला आएगा। तो अगर हम आपको अभी यहाँ पर पूरा इसका डेरिवेशन करा भी दें तो बड़ा सा डेरिवेशन हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी उतने डेरिवेशन की बजाय हमें यही याद रखना है। तो ये करवा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ऐसा नहीं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पर बेस्ड क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा नहीं गया, पूछा जा चुका, हम पहले भी आपको बता चुके हैं। ग्रेविटेशन में भी पूछा गया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी उस पर क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तो हम लोग उसके जो एप्लीकेशन है उसको दिमाग में रखेंगे, तो उस बेसिस पर इसका एप्लीकेशन दिया भी जा सकता है आपको।
तो हम लोग इसे डायरेक्ट याद कर लें, क्योंकि इतना टाइम रहेगा ना एग्जाम में कि आप पूरा डिराइव कर सकें। तो डेल्टा भी 1 + e / 1 - e m × v नॉट, ठीक है। वो तो लगेगा, ये तो चाहे एक के बाद, दो के बाद, 3, 4, 5 सबके बाद लगा सकते हैं, लेकिन तब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो पाएगा। फिर वो n टर्म का जो एडिशन होता है वो फॉर्मूला, तो वो सब आपके मतलब का है, वो मैथमेटिक्स में सब कराया जाता है, ठीक है। कि nth रिबाउंड अगर n तक जाता है, जैसे यहाँ पर हमने सिर्फ आपको जीपी बताया, क्योंकि इसका भी क्वेश्चन बस 1-2 बार आप लोगों के जैसे एग्जाम होते जो मेडिकल के, तो आपके यहाँ एक बार ग्रेविटेशन में दिया गया अभी तक, अगर आप पूरा पेपर उठाकर देखेंगे पिछले 30-35 साल का, तो एक बार उसने दिया, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी है कि पूछा जा सकता है। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्स में भी वो दिया गया है, लेकिन वो बहुत ज्यादा नहीं दिया गया है, और सिर्फ जीपी ही दिया गया है, और कोई प्रोग्रेशन मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक, और फिर उसके बाद उनका n टर्म तक का अगर एडिशन करना है तब क्या करेंगे, अगर इनफाइनाइट टर्म का एडिशन है तब क्या करेंगे, तो उसके बहुत अलग अलग सबके फॉर्मूले होते हैं। लिखवाने को हम लिखवाते हैं, क्वेश्चन कराते हैं, बट पूछे नहीं गए कभी उस तरह की चीजें, ना ही मेंशन है, ना एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया गया है। इसीलिए मैंने सिर्फ ये ध्यान में रखते हुए कि एक बार आपके यहाँ जीपी का क्वेश्चन दिया गया है, इसलिए मैंने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाला केस यहाँ पर आपको बता दिया है, ठीक है। वो भी हम सीधे कह रहे हैं, फॉर्मूला याद कर लो, अगर आ गया बाई चांस, क्योंकि बुक्स वगैरह में क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो अगर आ गया तो आपको फॉर्मूला याद रहेगा, तुरंत टिक कर देंगे, उतना कैलकुलेशन बहुत टाइम टेकिंग होगा, नोट कर लिया ना। इसके बाद इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जैसे आपसे कहा गया द टोटल डिस्टेंस डिस्क्राइब्ड बिफोर द बॉल हैज स्टॉप रिबाउंडिंग। अब ये भी केस जो अगर आप देखेंगे तो बहुत यहाँ पर कैलकुलेशन वाला केस होगा। कैसे, जैसे उसने डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस, तो अगर हम बात करें डिस्टेंस की तो हम कैसे इसे कैलकुलेट करेंगे, बस ऐसे समझ लो कि जैसे हमें टोटल डिस्टेंस निकालनी है s, तो हमने यहाँ पर देखा पहली बार में वो कितना चलेगा, डिस्टेंस का मतलब एक्चुअल पाथ लेंथ, तो पहली बार में चलेगा h, फिर दूसरी बार में कितना चलेगा, कितना चलेगा, h1 की 2h1, 2h1 चलेगा ना, ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा उतना ही नीचे आएगा, तो 2h1 चलेगा, क्योंकि ऊपर से ड्रॉप किया तो पहली बार में h, लेकिन बाद में 2h1 2h2 2h3 हो जाएगा, तो प्लस 2h1 प्लस 2h2, ऐसे ही हम यह जोड़ते चले जाएं, और इसको भी हम मानेंगे वही इनफाइनाइट तक, कि ऐसे ही एक लॉन्ग टाइम तक के लिए ऐसे करता रहेगा। अब आपको क्या करना है, h1 h2 h3 की वैल्यूज रखनी। h1 h2 h3 की वैल्यू कहां से निकालेंगे, hn से, ये hn निकाला गया था, तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 2 3 रखते जाएंगे तो h1 h2 h3 आपको मिलता चला जाएगा, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर वो सारी वैल्यूज रखते चले जाएंगे अप टू इनफाइनाइट। अब इसके बाद यहाँ पर अगेन एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनेगी, और उस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को फिर से वैसे ही हम ऐड करेंगे जो फॉर्मूला होता है, और उसके बाद इसका रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। तो इसका क्या रिजल्ट आएगा वो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। तो वो रिजल्ट यहाँ पर लिख लेते हैं, S = 1 प्लस, जैसे पिछले वाले में था 1 + e, तो अब की बार यहाँ पर हो जाएगा 1 + e²। जब सॉल्व करके पूरा निकाला जाता है 1 + e² और 1 - e², और ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा वही कैपिटल H। ठीक, अब यहाँ पर देखो, जैसे अगर इसी केस में डिस्टेंस, यहाँ पर ध्यान रखना क्या पूछा गया है, डिस्टेंस हम लोगों ने निकाला है, ठीक है, लेकिन अगर वो यहीं पर क्वेश्चन में लिख देता डिस्प्लेसमेंट, द टोटल डिस्प्लेसमेंट डिस्क्राइब्ड बिफोर द बॉल हैज स्टॉप रिबाउंडिंग, मतलब ऐसे नहीं लिखेगा डिस्क्राइब्ड बाय, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा जाए, मतलब मैंने बस ऐसे बता दिया कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अगर पूछ ले तब आप क्या करेंगे, तब कितना आंसर आएगा, लोग जीरो भी बोल रहे थे, एच हो जाएगा ना, जीरो थोड़े हो जाएगा, जीरो होने का मतलब जानते हो क्या हो जाएगा, कि बॉल यहां से आपने ड्रॉप किया और पहले ये खूब जंप कर ली, बाद में उछल के वहीं पर फिर वापस चली गई, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं ना, उसकी एनर्जी लॉस होती चली जाएगी, तो बाद में वो यहां नहीं रुकेगी, यहां रुकेगी जाकर, ठीक है। तो इसका मतलब इनिशियल पोजीशन उसकी ये होगी और फाइनल पोजीशन ये होगी, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब इनिशियल टू फाइनल, तो इनिशियल टू फाइनल डिस्टेंस तो एक्चुअल पाथ लेंथ, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो डायरेक्ट डिस्टेंस रहेगी इनिशियल टू फाइनल, तो वो कितना होगा, कैपिटल H के बराबर। तो अगर इस क्वेश्चन में आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया जाता तो आप यहां पर क्या लिखते, डिस्प्लेसमेंट = कैपिटल H, ठीक है। ये पूछा नहीं गया है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि डिस्प्लेसमेंट सिर्फ H ही होगा, डिस्टेंस ही हो जाएगी। इसके बाद टोटल टाइम टेकन बाय बॉल टू स्टॉप रिबाउंडिंग, इसी तरीके से टोटल टाइम आपसे पूछा सकता है, कितना समय लगेगा उसको, कितने समय के बाद वो रुकेगी। तो हम लोग यहाँ पर जब टाइम निकालेंगे तो वो टोटल टाइम हो जाएगा T = 1 + e
डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई, मतलब यहाँ पर वही फैक्टर रहेगा जो मोमेंटम में था, और ये हो जाएगा √2h डिवाइडेड बाई